नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वरुण दुबे। मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी रोज की तरह खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां हम आपको ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मूड माहौल कैसा है। तो यूएस फेड एज एक्सपेक्टेड, कुशल हम कल बात कर ही रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाने वाले, वो तो हो चुका है। लेकिन जो कमेंट्री आई वो थोड़ी अच्छी नहीं है। कह रहे कि और रेट बढ़ाएंगे जब तक डेटा नहीं कहता है। आई मीन पता नहीं ये इकोनॉमिक डेटा के ऊपर कभी आएंगे कि नहीं, क्योंकि जो बैंक्स का डेटा कह रहा है वो तो ये कह रहा है कि बैंकों की हालत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद फेड का यही कहना है कि जब तक डेटा नहीं कहता, नहीं समझाता कि आपको रेट पॉज करना चाहिए, तब तक हम रेट बढ़ाने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कुशल, हमारे आरबीआई जब पॉलिसी हुई थी सबके सब एक साथ पॉज कहा था सब, और फेड में यूनानिमसली कह रहे कि रेट बढ़ाओ। डिफरेंस देखिए आप। लेकिन क्या करें, ये फेड है और फेड के इसी डिसीजन की वजह से ग्लोबली हालत ख़राब है। और कल भी हमने देखा कि ये फेड के ये जो डिसीजन आया, उसके बाद यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली। ऊपरी स्तर से फिसले और दिन के निचले स्तर पे जाके बंद हुए। और उसी का इम्पैक्ट जो है आज आपको एशियन मार्केट में देखने मिल रहा है, जहाँ पे सिंगापुर निफ्टी फेड की मार झेल रहा है। करीब 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आपको सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रही है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और नैस्डैक फ्यूचर भी कुछ खास तेज़ी तो है नहीं, और लगी रहा है आज भी खुलेंगे तो उसके बाद गिरने ही वाले हैं यहाँ पे भी। तो दबाव जो है वो आपको साफ देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ कच्चा तेल $4-5 दिन में गिर रहा है, ये हाल हो चुका है। और $72 के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं और डिमांड डिस्ट्रक्शन जो है वो साफ नज़र आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको कच्चे तेल पे देखने मिल रहा है। और वहाँ पे गिरावट है। और जैसे कि हम कल भी कह रहे थे, संकेत साफ है, दिक्कतें हैं। फेड रेट बढ़ाते जा रहा है, यूएस में बैंक्स गिरते जा रहे हैं, कच्चा तेल गिरते जा रहा है, सोना बढ़ते जा रहा है। तो वो दिक्कतें जो है वो साफ नज़र आ रही है। लेकिन चलिए, हमें तो हमारे मार्केट्स के ऊपर फोकस करना है। हालांकि कुशल कल भी जब यूएस मार्केट जिस तरह से गिरे थे, अगर कल वो गो फर्स्ट की खबर नहीं आती तो शायद बैंक्स उतने गिरते नहीं, तो हम पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। नो डाउट इम्पैक्ट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर यूएस फेड इस तरह से ब्याज दरें बढ़ाते जाएगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हालत ख़राब करते जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट तो ग्लोबली होना ही है। लेकिन देखते हैं कि हमारे मार्केट कितने रेजिलेंट रहते हैं। अब सभी की नज़र होगी कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में क्या करता है, क्योंकि पिछले बार तो पॉज कर लिया, इस बार पता नहीं क्या करने वाला है। बिल्कुल वरुण, और मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पर अब डीकपलिंग का सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस की हालत एनी विच वे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैंकों की लगातार हालत ख़राब हो रही है, तो वहाँ से एक संकेत जो है नेगेटिविटी के बन रहे हैं। और साथ ही इन्फ्लेशन ये काबू में नहीं आ रहा है। इतनी सारी रेट हाइक्स कर ली, अब आप जो लेवल्स आप देखिए, जिस तरह से 16 साल के ऊपरी स्तरों पर अब ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने हाइक किया है, अब इस लेवल पर आ गए हैं। अब आगे कितना रेस करेंगे ये भी एक कंसर्निंग है, पर 2% का टारगेट वो एनी विच वेज लेकर चल ही रहे हैं, तो वहां पर रिवीजन नहीं हुआ है अभी तक। तो वो क्वेश्चन मैं ये सोचा कि 10 बार आपने रेट हाइक कर लिया एक साल में, ऐसा कौन करता है? आज तक ये क्या होगा? पावेल साहब ने इतिहास बना लिया है। दुनिया याद रखेगी इस इतिहास को, नो डाउट कि 10 बार रेट हाइक कौन करता है। लेकिन मुझे, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि आप पेट दर्द के लिए खांसी की दवाई दोगे तो यही होगा। आप कितने भी रेट हाइक कर लो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर आपका इन्फ्लेशन होगा। मेन प्रॉब्लम तो आपका रशिया और यूक्रेन ने खड़ा किया है। वहाँ भी अभी भी जो खबरें आ रही है वो वैसे अच्छी नहीं है। हालांकि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे देखने नहीं मिला, बट जब तक वो मामला नहीं सुलटेगा कुछ होना तो है नहीं, कितने भी रेट हाइक कर लो। तो ये दिक्कत की बात है, और आई थिंक सो ये दिक्कतें आगे भी चलती रहेगी कुशल। रेट हाइक्स तो आते रहेंगे। मुझे लगता है कि मार्केट्स को इसको रिएक्ट करने बंद कर देना चाहिए। हमने तो कर दिया है, यूएस भी कर दे तो अच्छा है। बिल्कुल, हमने कर भी दिया है, हमने पॉज भी जो है करके बता दिया है। अब देखना है कि फाइनली अगली जो हमारी पॉलिसी आती है उसको लेकर किस तरह से इनका रुझान बनता हुआ दिखता है आरबीआई का, तो उस पर तो फोकस रहेगा ही। बट हमारे बाजारों में जो तेज़ी है छोटे मझौले शेयरों में, वो काफ़ी शानदार अभी भी बनी हुई है। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली मुनाफा वसूली कुछ हद तक होता है, बट लार्जली उसके बाद जो सिनेरियो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधरता हुआ दिख रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। पर बहरहाल जो हमारी 20 शेयरों की जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है वो हम आपके सामने रख लेते हैं। तो कैश सेगमेंट से कौन सा स्टॉक चुना है वरुण, आपका कौन सा ले रहे हैं? डेफिनेटली कैश सेगमेंट का स्टॉक बताऊंगा। लेकिन कुछ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो जो खबरें चल रही है कि डॉलर को छोड़ दो,
ग्लोबल करेंसी के तौर पर कहीं ना कहीं नई करेंसी लेके आओ, ब्रिक्स नेशन एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कुछ करने की सही में काफ़ी ज़रूरत आ चुकी है। क्योंकि रशिया और चाइना इन्हीं विच काफ़ी टाइम से उनका थॉट प्रोसेस यही है कि ये जो रिजर्व करेंसी है ना डॉलर, वो उसको हटाना चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी जो सिनेरियो है और जितना डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी का बना हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली। नहीं, जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ क्योंकि यूएस सता रहा है तो जाहिर सी बात है दुनिया ये सोचेगी तो। लेकिन चलिए, जैसे कि कुशल ने कहा कि हम स्टॉक्स आपको बताएंगे और कल भी हमने आपको स्टॉक बताया था, और एक सेक्टर तो आपको याद होगा कल जो कुशल ने बताया था, टायर। क्या दौड़ा है टायर सेक्टर, और जिस तरह से एमआरएफ के भी रिजल्ट आए कल शानदार, लाजवाब था, तो उसके चलते आज भी कच्चा तेल गिरा है, तो वो सेक्टर जो है आप अपने रडार पर रखिएगा। लेकिन चलिए, स्टॉक्स पहले जहाँ आपको खरीदारी करना है वो हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले जो स्टॉक मैंने चुना है वो बेसिकली एक सरकारी कंपनी, और कल आपने देखा था कि सरकारी कंपनियों में तेजी थी, तो SJVN इसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। 39.7 के टारगेट के लिए 37.5 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। देखिए, कल जितनी सरकारी कंपनियाँ थी उनमें अच्छी खासी तेजी थी, और SJVN में भी 6-7% के आसपास के गेंस आए थे। लेकिन एक खबर आई है इस कंपनी के लिए कि कंपनी को गुजरात में एक सोलर पार्क के लिए 200 मेगावाट की क्षमता वाला एक जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो मिला है, और इस प्रोजेक्ट का जो कुल कॉस्ट है वो करीब 1200 करोड़ का है। टेंटेटिव कॉस्ट है ये। तो मेरे ख्याल से आज फिर से आपको एक फॉलो बाइंग जो है स्टॉक में देखने मिल सकती है। SJVN में खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी सरकारी कंपनीज है उनमें मुझे लगता है कि आज आपको एक फॉलो बाइंग देखने मिलेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है इसके पहले कि जब जब सरकारी कंपनियां चलना शुरू होती है तो कम से कम 2-3-4 दिन जो है वहाँ पे आपको रैली देखने मिलती है। तो फिर से आप एक बेट ले सकते हैं। खबर भी आई है इसके लिए SJVN, ये वो पहला स्टॉक है जो मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। 39.7 के लिए खरीदारी कीजिएगा, 37.5 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। कुशल, मैंने तो सरकारी कंपनी चुन ली, आप बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? बिल्कुल वरुण, आप देखिए सरकारी कंपनियों का तो दौर चल ही रहा है। अब SJVN है, RVNL है, तो VN तो कॉपी है, थोड़ा बहुत लेटेस्ट का इधर उधर है, बट एक्चुअल में तो सरकारी कंपनियां ही अभी चलती हुई नजर आ रही है, और बहुत ही शानदार लगातार ऑर्डर विंस आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर अभी मूड माहौल है, SJVN अगेन हो सकता है कि आज चलता हुआ नजर आए। तो चलिए, ये वरुण की तरफ से आते हुए दिख रही है कैश सेगमेंट की पिक। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है GR इंफ्रा का प्रोजेक्ट, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट का शेयर है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है 737 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ये L1 बिडर घोषित होता हुआ दिख रहा है, और ये यूपी में इनको ये करीबन 38 किलोमीटर 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली लगाई थी। L1 बिडर है तो ऑफकोर्स आगे चलकर LOA भी इनको मिलता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस खबर के दम पर GR इंफ्रा में आज अच्छी तेजी बन सकती है। कल के दिन में बहुत ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है स्टॉक, तो इस पर फोकस करिए, खबर का रिएक्शन आ सकता है। तो 1020 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको, 980 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस की, और डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स कैटेगरी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बिकवाली का कॉल पसंद आ रहा है मुझे, और ये है पेट्रोनेट LNG। नंबर्स काफ़ी खराब आते दिख रहे हैं, जितना अनुमान था स्ट्रीट का उसके मुकाबले आय 14,000 करोड़ का अनुमान था, 13,873 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। साथ ही एबिटा लेवल पर आप देखिए सबसे बड़ा कट तो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 1570 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 943 करोड़ का ही कंपनी ने एबिटा लेवल पर अपना जो कामकाजी मुनाफा है वो बुक करते हुए दिखे हैं, और ओवरऑल भी देखेंगे तो 44% की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन सीधा 10.6% से 6.8% अब हो गए हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं काफ़ी खराब है। बिकवाली कर चलिए पेट्रोनेट LNG पर 230 रुपये के टारगेट के लिए 241 हायर साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। वरुण, पेट्रोनेट LNG पे बिकवाली करना है कुशल, इसके चलते और एक स्टॉक है जिसमें बिकवाली करना है वो मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। आखिरी में बताऊंगा वो, लेकिन अभी जो खरीदारी करना है वो बता देता हूँ, और वो है टाटा केमिकल्स में। फ्यूचर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1030 के लेवल के लिए। 990 का स्टॉप लॉस रखिए। एक तो टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है ये स्टॉक 998 के आसपास, तो यहाँ से अगर 2-3 रुपये चल जाता है और वहाँ टिक जाता है तो आपको बड़ी तेज़ी जो है देखने मिलेगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे स्टॉक अटक रहा है। साथ ही साथ कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की आय जो है 4407 करोड़ पे आई है, 4360 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एबिटा, मार्जिन, हर जगह अगर आप देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। मार्जिन भी 21.9% पे आए हैं, 19% से बढ़ के, और मुनाफा देखिए 711 करोड़ पे निकल के आया, जबकि 450 करोड़ का अनुमान था। तो हर पैरामीटर पे टाटा केमिकल के नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आज आपको यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप टाटा केमिकल के स्टॉक में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शन कैटेगरी, और आज का सबसे अच्छा नतीजा अगर कोई है तो वो है चोला इन्वेस्टमेंट का। काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। इसके लिए आपको 890 का जो कॉल ऑप्शन है ना वो खरीद के चलना चाहिए। 35 रुपये के लक्ष्य के लिए 23 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
एनआईआई तो देखिए अनुमान के मुताबिक है, कंपनी का मुनाफा आप देखिए 850 करोड़ के आसपास आया है, जबकि 750 करोड़ का अनुमान था, यानी कि 100 करोड़ के आसपास का बीट है। एयूएम ग्रोथ, बाकी इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है। ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, 7.6% से बढ़ के 7.8% के आसपास निकल के आए हैं। साथ ही साथ CLSA ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 875 से बढ़ा के 1070, और साथ ही साथ बाकी ब्रोकरेज हाउसेस जो भी है वो भी इस कंपनी के रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छा मान रही है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, इसके चलते आज आपको चोला इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करके चलना चाहिए। 890 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, 35.5 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 23 रुपये का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चोला इन्वेस्टमेंट्स दमदार नतीजों के आधार पर आज यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके आपके साथ बन सकते हैं। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में वरुण ने तो चोला इन्वेस्टमेंट चुना है, और मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है एक टायर स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर अपोलो टायर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले कल के दिन में टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर जो जेके टायर्स का लग रहा था वो काफ़ी शानदार था, और मैंने आपको रेकमेंड किया था, क्योंकि कल कच्चे तेल में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट हमें होती हुई दिखी थी पिछले दिन, और उसका रिएक्शन आप देखिए। अगर आप जेके टायर का चार्ट स्ट्रक्चर सामने लेकर आए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 182 के आसपास की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, उसके बाद लगातार काउंटर में तेजी हुई, 7.5-8% के गेन्स जेके टायर्स में आपको आते हुए नजर आए, ऑलमोस्ट 194 के लेवल्स। तो अच्छी खरीदारी का मौका इनिशियली अगर आपने खरीदा होगा तो दमदार गेन्स कल के सत्र में आपको यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। तो जेके टायर्स में तो अच्छा प्रदर्शन रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स पर भी अच्छा रुझान बन सकता है। कल भी 2-2.5% तक की तेजी थी, पर एक फॉलो ऑन मूव तो बनता है, क्योंकि अगेन कच्चे तेल में करीबन 4% की गिरावट कल के दिन में भी होती हुई दिखी थी। तो अपोलो टायर्स 355 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, एट द मनी कॉल ऑप्शन है, ये 11 रुपए पर अवेलेबल है। 25 रुपए का लक्ष्य इसमें बनाना है, 6 रुपए आपका यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी भी हो गई है पूरी, बढ़ते हैं आगे टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर। तो आज यहाँ पर मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है, और वो है विप्रो पर। विप्रो पर बिकवाली का कॉल इनफैक्ट इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए थे। बाजार का दिग्गज हैवीवेट TCS भी करीबन 1.25% तक गिरता हुआ दिखा था। विप्रो में भी 1.25% तक की गिरावट कल के दिन में हमें देखने को मिली थी, और मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर भारी बिकवाली हो सकती है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, कल आप इसका ADR देखेंगे तो वो कल 1.5% गिरता हुआ दिखा था ड्यूरिंग द मार्केट्स, पर पोस्ट मार्केट 3% लुढ़का था इसका ADR। तो विप्रो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आज हो सकती है। तो 386-87 रुपए की क्लोजिंग रही है, बिकवाली कर चलिए। इसके फ्यूचर्स में 375 रुपए के लक्ष्य के लिए 392 होगा आपका स्टॉप लॉस। ये तो IT काउंटर्स फिर से एक बार दबाव में रह सकते हैं, और इसमें विप्रो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैसे भी वीक है, चलता तो है नहीं, गिरने में सबसे आगे रहता है, तो यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से टेक्निकली खरीदारी का कॉल है, वो है हुडको में, फिर से एक सरकारी कंपनी, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 55.8 के लेवल के लिए 52.5 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी भी देखने मिल रही थी, और लगातार सरकारी कंपनियां जो है उनमें खरीदारी हो रही है। मेरे ख्याल से इसके चलते जितनी तमाम सरकारी कंपनियां और खासकर छोटी टिकट साइज़ की कंपनियां हैं ना, यहाँ पे नज़र रखेगा, यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। हुडको में खरीदारी कीजिएगा 55.8 के लेवल के लिए। चलते अगली कैटेगरी, जो कि फंडा कैटेगरी और फंडामेंटली एक स्टॉक है, वो है टाइटन। ये काफ़ी पसंद आता है, आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं 2730 के लेवल के लिए। 2630 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज देखिए करीब 9100 के आसपास का अनुमान था, 9700 के आसपास निकल के आए हैं। मार्जिन 11% पे। मुनाफा देखिए आप 734 करोड़ पे आए, जबकि 713 करोड़ के आसपास का अनुमान था। CLSA ने लक्ष्य बढ़ाया है, 3150 से बढ़ा के 3210 का किया है। सिटी ने लक्ष्य बढ़ाया है 3130 से बढ़ा के 3280 का किया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको टाइटन पे तेज़ी देखने मिल सकती है। और वैसे भी ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके चलते टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे काउंटर जो है वो वैसे भी तेज़ी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है टाइटन में 2730 के लेवल के लिए 2630 के आसपास का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से टाइटन इस पर करे फोकस। स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं।
तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर तो आज फोकस रहेगा ही। चलिए मेरी तरफ से है फंडा पिक में गेब्रियल इंडिया। यहाँ पर ऑटो एंसिलरी पर मेरा फोकस लगातार बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा प्ले बन सकता है अगले 1 साल के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कंपनी का विजन देखें, आनंद ग्रुप की ये कंपनी है और 2025 तक टॉप 5 ये शॉक अब्जॉर्बर्स कंपनी में अपने आप को शुमार करना चाह रही है। तो ऐसा इनका विजन है। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें कंपनी का, तो वो काफ़ी शानदार रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से यहाँ पर कंपनी जो है ऑलमोस्ट 12.5% के गेम्स देती हुई दिखती है। तो यहाँ पर एक अच्छा ये एस्पेक्ट है। और साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात है पी इसका देखिए, तो लगभग 18 के आसपास से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जबकि अगर आप अन्य ऑटो एंसिलरी कंपनियां देखें तो 30 के आसपास का इनका मीडियन पीई हमें नजर आता है। तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। 52 वीक हाई लो के लिहाज से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पर खड़ा है स्टॉक, तो अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकती है। अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले है, खरीदारी कर चलिए। अगले 12 महीनों में आपको 200 रुपए के टारगेट्स गेब्रियल इंडिया में आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फंडा पिक के बाद आईपीएल स्टॉक, ये आज हमारी सूची में कौन से स्टॉक शामिल है वो हम आपको बता देते हैं। मेरी तरफ से है आयशर मोटर्स का काउंटर है। जिस तरह से अप्रैल महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं, उसमें 2 व्हीलर स्पेस में खासा आपको अगर बेहतरीन तेजी देखनी है तो आयशर मोटर्स का काउंटर होगा। रॉयल एनफील्ड में भी आप देखिए ऑलमोस्ट 17-18% के गेम्स यहाँ पर आते हुए दिखे थे। जिस तरह से इनकी ओवरऑल अप्रैल महीने में सेल्स होती हुई नजर आई और वीवीसीवी सेगमेंट में भी लगभग 19% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे 2 व्हीलर स्पेस और कमर्शियल स्पेस को आयशर मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है, आगे के लिए बढ़िया गेन्स की ट्रेजेक्टरी इनकी बनती हुई दिख रही है। तो अगले 12 महीनों के लिए आयशर मोटर्स में खरीदारी कर चलिए। 4000 रुपए के टारगेट्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए, तो ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा और आयशर मोटर्स इसमें एक पे जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरे तरफ से आईपीएल स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 550 के आसपास के लेवल अगले 6 से 8 महीने में आपको देखने मिलेंगे। बेसिकली मुझे लुब्रिकेंट सेक्टर में से कोई ना कोई स्टॉक ढूंढना था। एक कैस्ट्रॉल है जो कि मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इसके लिए अब गल्फ ऑयल पे मेरा यहाँ पे फोकस है। देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कच्चा तेल इन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है और लगातार उसके दाम जो है वो गिरते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन तो कर रही है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो एक डिमांड रिवाइवल देखने मिल रहा है और ये कंपनियां जो है कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए सबसे बड़ी सप्लायर्स है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले दिनों में इस काउंटर पे देखने मिलेगा, इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, बेसिकली वेंचुरा के मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट आई थी जो कि स्टॉक पे यहाँ से दुगने का टारगेट दे रही है, यानी कि करीब 400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 800 साढ़े 800 के आसपास के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी तेजी आपको लुब्रिकेंट सेक्टर में देखने मिल सकती है। कैस्ट्रॉल पर नजर रखिएगा, साथ ही साथ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 550 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। अब खबरों के दम पे यहाँ भी एक खरीदारी का कॉल है, वो है बजाज कंज्यूमर में 171 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 161 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी के नतीजे आए जो कि काफ़ी बेहतर है। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 15.9 से बढ़ के 16.71% पे आए हैं। आय में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 13% की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके चलते आज बजाज कंज्यूमर्स में भी तेज़ी हो सकती है। खरीदारी कर सकते हैं 171 के लेवल के लिए। 161 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी एफएमसीजी स्टॉक्स जो है अगर बाजार गिरता है तो आज ये फ्लेवर ऑफ द डे रह सकते हैं। चलिए, तो बजाज कंज्यूमर फ्लेवर ऑफ द डे रह सकता है, यहाँ पर फोकस करके चलिए। अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। चलिए खबरों के दम पर, इनफैक्ट नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है आवास फाइनेंसियर्स का भी, और यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी है। एनआईआई में करीबन 17.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मुनाफा भी कंपनी का करीबन 10% बढ़ा है और साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी आपको अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। खरीदारी करके चलिए आवास फाइनेंशियर्स में 1480 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1415 रुपए का। तो आवास फाइनेंशियर्स यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। माई चॉइस में मेरी तरफ से वरुण, मैं आपको बता दूं पहले, यहाँ पर जो खरीदारी और बिकवाली का रुझान है उसमें एक बिकवाली का कॉल है और 2 खरीदारी के हैं। सबसे पहला बिकवाली का बता देता हूँ, L&T टेक। यहाँ पर छोटे मझौले मिड कैप आईटी कंपनियों पर भी आपको दबाव आज के सत्र में भी देखने को मिल सकता है। कल भी आप देखिए 2-2.5% की गिरावट थी। 4 सेक्टर कमजोर है। बिकवाली करके चलिए 3630 रुपए के टारगेट के लिए 3760 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। LTTS के बाद खरीदारी करनी है आपको कल्याण ज्वेलर्स में। जिस तरह से टाइटन के स्टेडी क्वार्टर आते हुए दिखा है, मुझे लग रहा है कि अन्य ज्वेलरी कंपनियां में आप आज फोकस बनाकर चल सकते हैं। हो सकता है कि कल्याण ज्वेलर्स में टाइटन के नतीजों का असर आपको आता हुआ दिखे। तो 108 रुपए के लक्ष्य के लिए
खरीदारी करनी है 104 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो निचले स्तरों से लगातार खरीदारी होती हुई दिखी है। इस काउंटर में बढ़िया चार्ट है, खरीदारी कर चलिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 368 रुपए का टारगेट, 350 का स्टॉप लॉस। चलिए माय चॉइस में मेरी तरफ से भी 2 खरीदारी और एक बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी के कॉल है उसमें यूनियन बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 79 के लेवल के लिए 74 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 6 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और आपने देखा है अब तक जितने भी बैंक्स के नतीजे आए जो काफ़ी बेहतर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूनियन बैंक के नतीजे भी बेहतर आएंगे। उसके पहले प्री बाइंग हो सकती है, प्री रिजल्ट बाइंग खरीदारी करके चल सकते हैं। 79 के लेवल के लिए 74 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगला स्टॉक है पेटीएम। इस कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं और आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में किस तरह का सरप्राइज इस कंपनी ने दिया था। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको एक प्री रिजल्ट बाइंग जो है वो देखने मिल सकती है। 690 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 650 का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी में जो मेरा एक मात्र सेल कॉल था वो है गेल पे। पेट्रोनेट के जो नतीजे आए हैं उसके बाद गेल में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। 105 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 110 के आसपास का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, गेल यहाँ पर पेट्रोनेट LNG के खराब नंबर्स के बाद आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स हमने विस्तार से तो आपको बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो क्विक रिकैप के लिहाज से सबसे पहले कैश सेगमेंट में GR इंफ्रा, यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। खबर पॉजिटिव है, 1020 का टारगेट रखे। पेट्रोनेट LNG के खराब नंबर्स आए हैं, यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं। अनुमान से काफी खराब नंबर्स एक्चुअली इनफैक्ट आते हुए दिख रहे हैं। अपोलो टायर्स है, कच्चा तेल अगेन 4% गिरता हुआ दिखा है कल के सत्र में। अच्छी तेजी टायर स्टॉक्स की आज भी कंटिन्यू रह सकती है, पर विप्रो में बिकवाली कर चलिए। ADR पर भारी दबाव देखने को मिला है पोस्ट मार्केट। और साथ ही फंडा पिक के लिहाज से गेब्रियल इंडिया अगले 1 साल में 200 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। IPL के लिहाज से आइशन मोटर्स पर नजर रखिए और साथ ही खबरों पर, यानी कि जो नतीजे आए हैं आवास फाइनेंसियर्स के, उस वजह से अच्छी तेजी बन सकती है। पर LTTS अगेन विप्रो के साथ साथ यहाँ पर भी बिकवाली करिए। चार्ट स्ट्रक्चर लगातार कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। और कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन के अच्छे नंबर्स आए हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहतर लग रहा है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है अपोलो टायर्स पर। कल जिस तरह से टायर स्टॉक्स पर बेहतरीन तेजी बनी थी, कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा आपको यहाँ पर तमाम स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। 355 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए 25 रुपए के टारगेट के लिए। कैश में खरीदारी करना है SJVN में। इस कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं और साथ ही साथ सरकारी कंपनियों में वैसे भी तेजी है, उसके चलते यहाँ पे तेजी हो सकती है। फ्यूचर में टाटा केमिकल्स में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे आए हैं जो कि बेहतर है, उसके चलते तेजी हो सकती है। 1030 के लेवल का खरीदारी करना है। ऑप्शंस में नतीजों के चलते चोला इन्वेस्टमेंट का 890 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली हुड को अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली टाइटन नतीजे आए जो कि अनुमान से बेहतर है और ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, खासकर CLSA ने और सिटी ने, तो यहाँ पे तेजी हो सकती है। IPL स्टॉक है गल्फ ऑयल, 550 के लेवल अगले 8 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। वैसे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रहे हैं स्टॉक को लेके। खबरों के दम पे बजाज कंज्यूमर्स में खरीदारी कीजिएगा, नतीजा है जो कि काफ़ी बेहतर है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। माय चॉइस में यूनियन बैंक में खरीदारी करना है। 6 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले प्री रिजल्ट बाइंग आपको देखने मिल सकती है। और पेटीएम में भी इसी तरह का हाल है, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आपको खरीदारी देखने मिल सकती है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं 690 के लेवल के लिए। और आखिरी में पेट्रोनेट के जो खराब नतीजे आए हैं उसके चलते गेल में आप बिकवाली कर सकते हैं 105 के लेवल के लिए। आज का मेरा बेस्ट पिक है चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 890 का जो कॉल ऑप्शन है खरीदना है। 35 रुपये के लक्ष्य के लिए 23 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर है। मुनाफे में जो ग्रोथ हुई है, AUM में जो ग्रोथ हुई है, ग्रॉस NPL जो कम हुए हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है, मुझे लगता है कि आज इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। CLSA ने भी अपना जो लक्ष्य है 875 से बढ़ा के सीधे 1070 का किया है, तो आज चोला इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आज काफ़ी कुछ डिकोड करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो डिकोड करना है जेरोम पावेल का जो बयान निकल के आया है और साथ ही साथ फेड का जो डिसीजन निकल के आया है। फेड ने तो बता दिया कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन हमें मार्केट में क्या करना है और किस तरह से इसको डिकोड करना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। अनिल सर तो अभी जुड़े नहीं है, लेकिन हाँ, दीप जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग टू यू। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल, जो एक बड़ा इवेंट था, बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए, वो हो चुका है। अभी तक बाजार ने डिसाइड नहीं किया है इस पर रिएक्ट क्या करना है, असली में कहा क्या है पावेल साहब ने और उस पर बाजार के क्या मायने हैं। वीकली एक्सपायरी है, उसका एक्शन कैसा रहेगा, इतने नतीजे आए हैं, वहां पर रिएक्शन है, तो ढेरों खबरें हैं। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।